सबसे पहली गलती स्टूडेंट जो अक्सर कर रहे होते हैं दैट इज आप एनएमडी कैट या एमडी कैट का टेस्ट देने जा रहे हो। आपको इतना तो पता चल जाता है कि दैट टेस्ट इज गोइंग टू बी कॉन्सेप्ट बेस्ड टेस्ट, लेकिन इस टेस्ट का एक्चुअल कॉन्सेप्ट है क्या, टेस्ट का अपना कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं चल पाता। ऑल यू कीप हियरिंग थ्रू आउट द इयर्स इज के दैट टेस्ट इज गोइंग टू बी डिफरेंट। आपके क्लास फेलोज आपको बताते हैं, आपके टीचर्स आपको बताते हैं, कुछ एकेडमीज आपको बताती हैं, या वो लोग जो ऑलरेडी उस टेस्ट से गुजर चुके होते हैं वो आपको बताते हैं। लेकिन पूछ लिया कीजिए क्या उन्होंने खुद वो टेस्ट क्लियर किया था, वर दे सक्सेसफुल। अगर वो आपको बताते हैं कि टेस्ट डिफरेंट है तो आप उनसे डिफरेंट की डेफिनेशन जरूर पूछिए कि डिफरेंट का मतलब क्या है। आप अपने पूरे 2 साल एफएससी के इसे डिफरेंट समझते हुए गुजार देते हो, दैट्स व्हाई आप एफएससी के साथ साथ इसकी तैयारी नहीं करते, आप वो पूरा टाइम लूज कर देते हो। अगर आपको इस डिफरेंट की डेफिनेशन पता चल जाए फिर आपको ये रियलाइज होगा कि ये टेस्ट वही सवाल आपके बार बार रिपीट होंगे, वही कॉन्सेप्ट्स आपके रिपीट होंगे जो आप पूरे एफएससी में 2 साल पढ़ रहे होते हो। देन हाउ इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट। डिफरेंट होता है, लेकिन एक्चुअली डिफरेंस आता कहां पे है कि एनएमडी कैट में आपके सब्जेक्ट नॉलेज के साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट्स, आपके टाइम हैंडलिंग स्किल, आपका प्रेशर हैंडलिंग स्किल चेक होना होता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू गोइंग टू बी अ डॉक्टर। तो डॉक्टर ने टाइम और प्रेशर दोनों चीजों को एक साथ हैंडल करना होता है। इस वजह से आपके इस टेस्ट में आपके सब्जेक्ट के साथ साथ ये दोनों चीजें भी टेस्ट की जाती हैं। दूसरी बड़ी गलती यहां पे ये हो रही होती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर मिसगाइडेड एंड हैव इम्प्रॉपर इंफॉर्मेशन। अब इसका मतलब क्या है? आप अक्सर जब किसी जगह पे तैयारी के लिए जाते हो, आपने सुना होगा आपको सबसे पहले दिन ये बताया जाता है कि आपने पिछले 2 साल जो कुछ भी पढ़ा है वो या तो सारा गलत पढ़ा है या उस पूरे का आने वाले टेस्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। एक सेकंड के लिए ठहरिए और सोचिए कि 2 साल आप जो पढ़ के आए हो उसमें से टेस्ट नहीं आएगा, उस बेस पर टेस्ट नहीं आएगा, सिर्फ आपको 2 महीने में जो पढ़ाया जाएगा उसमें से पूरा टेस्ट आएगा। इज इट एवर पॉसिबल कि आप उस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर पाओ? एक्चुअली होता यह है कि आपको मिसगाइड किया जाता है, और मिसगाइड क्यों किया जाता है उसके सबके अपने अपने रीजंस होते हैं। आपके अंदर एक फियर क्रिएट किया जाता है। बेसिकली आपने अपने जहन में ये बात रखनी है कि आपका फाइनल टेस्ट इज टोटली बेस्ड ऑन आप पीछे 2 साल जो कुछ भी पढ़ के आए हो, उन्हीं किताबों में से, उन्हीं कॉन्सेप्ट में से सवाल आएगा। आपने फोकस करना है तो अपने उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस करना है और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आप फाइनल टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर सकें। इसकी तीसरी बड़ी वजह आपकी लो सेल्फ एस्टीम, या ऑपोजिट इसके चले जाओ आपका ओवर कॉन्फिडेंस होना भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है? आपको पता है कि दिस टेस्ट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी कंपेटिटिव। 2 लाख लोग इसमें अपीयर होंगे और सीट्स आपकी कुल मिला के पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में ऑलमोस्ट 6000 के करीब हैं। दैट्स अ 3% सक्सेस रेशियो। अब एक तरफ तो आप अपने आप को यह समझना शुरू कर दो कि यार मैं 3% में कैसे आऊंगा, हाउ इज दैट पॉसिबल कि 2 लाख लोगों के साथ कंपीट करके मैं टॉप पोजीशन सिक्योर कर लूं या मैं टॉप 3% में आ जाऊं। इसका मतलब है कि आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। That's because of your low self esteem. आपको शायद अपने आप पे उतना ट्रस्ट नहीं है, और अगर आपको अपने आप पे उतना ट्रस्ट नहीं है, हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि बाकी लोग वो चीजें, वो दुनिया आप पे ट्रस्ट कर रही होगी? या इसकी ऑपोजिट बात कर ली जाए, आप अपने आप को इतना ओवर कॉन्फिडेंट समझना शुरू हो जाते हो। दैट्स बिकॉज शायद आपके एकेडमिक करियर के स्टार्ट से आप हर दफा क्लास के टॉप 3 में आते रहे हो, आप क्लास के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन पे आते रहे हो, और आप समझ रहे हो कि दैट विल कीप ऑन रिपीटिंग, सारी जिंदगी ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसा नहीं होता। आपको हर नए स्टेप के ऊपर नए सिरे से तैयारी करनी पड़ती है। तो आपने ओवर कॉन्फिडेंस से भी बचना है और लो सेल्फ एस्टीम से भी बचना है। ना आपने अंडर कॉन्फिडेंट होना है, ना आपने ओवर कॉन्फिडेंट होना है। अगर आप ये दोनों चीजों को कंट्रोल कर लोगे तो इंशाल्लाह गोइंग टू बी अ सक्सेस। इसकी चौथी वजह एक प्रॉपर शेड्यूल को फॉलो ना करना भी हो सकता है। अब जबकि आपने माइंड बना लिया है कि आप अब एमडी कैट देने जा रहे हो, आपने लोगों से पूछ भी लिया कि ये टेस्ट क्या होता है, इसकी तैयारी कैसे की जाती है, आपने एक कोर्स भी ज्वाइन कर लिया, आपने किताबें खरीद ली, लेकिन अगर आप एक प्रॉपर शेड्यूल को फॉलो नहीं करोगे देन इट्स गोइंग टू बी अ मेस। आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हो गई है, कितनी रह गई है। आपने गिवन डेज के अंदर, बिकॉज़ इट्स अ वेरी टाइट टाइम शेड्यूल, आप इसके अंदर रहते रहते कैसे तैयारी पूरी कर पाओगे? एंड ऑफ द डे आपने पूरा सिलेबस भी कवर करना है और मैक्सिमम प्रैक्टिस भी करनी है। ये चीजें सिर्फ तब पॉसिबल हैं जब आप डे 1 से एक प्रॉपर शेड्यूल बनाओ। आप नंबर ऑफ डेज काउंट कर लो, आप नंबर ऑफ चैप्टर्स काउंट कर लो, आप उसके यूनिट्स काउंट कर लो, आप देख लो आप कितने टेस्ट लेना चाहते हो, आप चैप्टर वाइज, क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक
कितने टेस्ट आप अटेम्प्ट करना चाहते हो, इस पूरे को आप उन डेज पे डिवाइड करके एक प्रॉपर शेड्यूल बना लो। अब अगर आप उस शेड्यूल को फॉलो करोगे तो एंड ऑफ द डे आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। अगर आप प्रॉपर शेड्यूल फॉलो नहीं करोगे, इसका मतलब ये गोइंग टू लूज इट, फिर आप अपनी तैयारी कंप्लीट नहीं कर पाओगे एंड दैट कैन बी द रीजन ऑफ योर फेलियर। इसकी पांचवी बड़ी वजह ये है कि आप अपने सारे डाउट्स इन टाइम क्लियर नहीं करते हो। अच्छा, डाउट्स क्लियर तो सब कर लेते हैं, कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपको मौका मिल जाता है, लेकिन डाउट्स क्लियर इन टाइम करने का मतलब क्या है? आप जिस वक्त वो पढ़ रहे हो, आपका दिमाग उसके हिसाब से एडजस्ट हुआ है, आप उस चीज को एब्जॉर्ब कर रहे हो, लेकिन अगर किसी एक जगह पे कोई ग्लिच आ जाती है, कोई डाउट रह जाता है, तो वो पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में स्टोर नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इसे क्लियर करना है। क्लियर कहां से करना है? क्लियर टीचर से करना है। अब मोस्टली स्टूडेंट को प्रॉब्लम ये आता है, अगर आप किसी फिजिकल एकेडमी को ज्वाइन करके बैठे हुए हो, उस एकेडमी के अंदर आप 50 से 60 की क्लास में से हार्डली पॉसिबल है कि आपको टीचर के साथ बात करने का, अपने डाउट क्लियर करने का मौका मिले। हियर कम्स ई लर्निंग, यहाँ पे यू लर्न आता है, जहाँ पे आप अगर यहाँ ऑनलाइन तैयारी कर रहे हो, आपके पास किसी भी वक्त, जिस वक्त आप पढ़ रहे हो, यू हैव एनी डाउट, जस्ट टेक्स्ट योर टीचर, आप आस्क क्वेश्चन का फीचर यूज करो और अपने डाउट को उसी वक्त वहाँ पे क्लियर कर लो। दिस वे जब आप अपने डाउट्स क्लियर करते हुए आगे बढ़ोगे, इसका मतलब पीछे से कोई भी कॉन्सेप्ट आपका छूट नहीं जाएगा, क्योंकि एवरी अदर कॉन्सेप्ट इज लिंक्ड विद द प्रीवियस वन। जैसे जैसे आप क्लियर करते हुए आगे जाओगे, यू गोइंग टू बी ए सक्सेस। इसकी छठी बड़ी वजह यह है कि आप कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो, आप अपने डाउट्स भी क्लियर कर लेते हो, लेकिन आप लंबी लंबी कैलकुलेशंस को क्विकली करने का तरीका नहीं सीखते। एंड यू डोंट हैव ग्रिप ऑन योर कैलकुलेशंस। जब यू डोंट हैव ग्रिप ऑन योर कैलकुलेशंस, इसका मतलब है इट्स गोइंग टू टेक मोर टाइम इन योर फाइनल एग्जाम। आप पेपर में बैठ के कॉन्सेप्ट आपको पता है, उसका फॉर्मूला भी पता है, आप अगर बगैर कैलकुलेटर के, बिकॉज द कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड इन योर एग्जाम, बगैर कैलकुलेटर के अगर आप कैलकुलेशंस करना स्टार्ट कर लोगे, डेफिनेटली आप हर स्टेप करते हुए आगे जाओगे। एंड देयर आर मच कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लिकेशंस, डिविजन्स, स्क्वायर्स, स्क्वायर रूट, इस तरह की चीजें आपके पेपर में आ जाती हैं। अब अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की हुई कैलकुलेशंस को शॉर्ट वे में करने की या क्वेश्चंस को शॉर्टकट से करने की, इसका मतलब है आप टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे। दैट्स द की पार्ट। बहुत सारे लोग बहुत अच्छी तैयारी करके आए हुए होते हैं, उन्होंने पूरा कोर्स कवर किया हुआ होता है, लेकिन फिर भी एग्जाम डे के ऊपर जाके वो सारे लोग फेल क्यों हो जाते हैं, पूरा पेपर क्यों अटेम्प्ट नहीं कर पाते? क्योंकि वो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं। यहाँ पे एक तरफ आपके कॉन्सेप्ट्स की गेम लगी हुई है, दूसरी तरफ आप टाइम के पीछे भाग रहे हो, या यूं कहिए टाइम आपके पीछे भाग रहा है। आपने उससे पहले खत्म होने से पहले अपने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। वो कब होगा? जब आप कैलकुलेशंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। आप जब तैयारी कर रहे होगे तब भी कोशिश करो कि आपने कैलकुलेटर को हाथ नहीं लगाना। तमाम कैलकुलेशंस को आपने बगैर कैलकुलेटर के करना है, और स्पेशली करते हुए आप ये कीजिए, अपने सामने एक स्टॉप वॉच रखिए, उसके ऊपर एक टाइमर सेट कर लीजिए कि टाइम खत्म होने से पहले यानी 1 मिनट आपको एक क्वेश्चन के लिए मिल रहा है, तो आप स्टॉप वॉच पे 1 मिनट का टाइम लगाइए। 1 मिनट का टाइम ऑन करने के बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और देखिए कि आप उस टाइम के अंदर कर पा रहे हैं या नहीं। अगर आप इस प्रैक्टिस को कुछ दिन के लिए करोगे, आहिस्ता आहिस्ता ये आपकी आदत बनती जाएगी, एंड बाय द एग्जाम डे आप कैलकुलेशंस में इतने स्ट्रांग हो जाओगे कि अब आपको टाइम का इशू नहीं रहेगा। इसकी सातवीं वजह ये भी हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हो अपने टीचर पे या अपने प्रैक्टिस बुक्स के ऊपर। रिलाई करने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई डाउट प्रोड्यूस हुआ, अब उस डाउट को बजाय कि उसके ऊपर स्ट्रगल करने के, मेहनत करने के, उसका आंसर ढूंढने के, आप इंतजार करना शुरू कर देते हो कि अगले दिन टीचर आएगा और आपको सॉल्व करा देगा आपको। नंबर 1। नंबर 2, प्रैक्टिस करते हुए आप खुद से नए नए आइडियाज जनरेट नहीं करते हो। आपकी प्रैक्टिस बुक में 10 सवाल दिए गए, आपने वो 10 सवाल कर लिए एंड यू थिंक लाइक मैंने ये पूरे सॉल्व कर लिए, दैट्स इनफ। प्रैक्टिस इज नेवर इनफ। जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आप करोगे, उतना ज्यादा आप स्ट्रांग होते जाओगे, उतना ज्यादा आप कॉन्सेप्चुअली क्लियर होते जाओगे और आपको टाइम मैनेज करना भी आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपने बहुत ज्यादा टीचर पे रिलाई नहीं करना और बहुत ज्यादा टेक्स्ट बुक्स पे भी रिलाई नहीं करना। टीचर पे रिलाई ना करने को समझिएगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम ये, फॉर एग्जांपल टीचर क्लास में आपको एक टेस्ट सॉल्व करा रहे हैं, उस वक्त आपका ब्रेन जो है वो टीचर के ब्रेन के साथ अलाइंड होता है। अब टीचर के ब्रेन में तो देयर इज अ होल डेप्थ ऑफ नॉलेज। अब उस वक्त जिस तरीके से वो चीजों को आसान करके समझा रहा होता है, आपका अपना ब्रेन इज नॉट ट्रेन्ड टू डू दैट। उस वक्त आप उसके साथ अलाइंड हो, आप समझ रहे होते हो द कैलकुलेशंस आर गोइंग वेरी स्मूथ, लेकिन अगले दिन जब वही टेस्ट आप खुद से अटेम्प्ट करते हो, टीचर सॉल्व नहीं करा रहा, अब आपको प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। और फाइनल टेस्ट में टीचर ने नहीं कराना, फाइनल टेस्ट में आपने खुद जाके वहां पे करना है।
इसलिए हर वो चीज़ जो टीचर आपको समझाता है, मेक श्योर कि आप खुद से दोबारा से उसे लाजमी सॉल्व करके देखो। इस तरह से आपके अपने ब्रेन को भी थोड़ा प्रैक्टिस मिलेगा और वो खुद से चीज़ों को सोचना शुरू करेगा। इसकी 8वीं बड़ी वजह ये है कि आप में से बहुत सारे लोग, जब आप NMD CAT या MD CAT करने का प्लान करते हो, आपने MBBS में एडमिशन चाहिए, आप बाकी तमाम चीज़ों को साइड पे कर देते हो। इसका नुकसान है, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद एक गोल के पीछे फुली फोकस्ड रह के काम करना शायद उनको ज़्यादा अलाइन करेगा, ज़्यादा फोकस्ड रखेगा, लेकिन एट द सेम टाइम आपके दिमाग में एक फियर भी जनरेट करेगा। व्हाट इफ, ये जो व्हाट इफ वाली बात है, या तो आप नर्व इतने स्ट्रांग हो कि आप इस चीज़ को बिल्कुल बॉदर नहीं करो, लेकिन नॉर्मली हमारे साथ ऐसा नहीं होता। हम एग्जाम डे में जब बैठे हुए होते हैं, पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं, हर गलत होने वाले क्वेश्चन के साथ अब हमें अपने वो सारे ख्वाब टूटते हुए नजर आते हैं। अब पहला, दूसरा, तीसरा, देयर आर 200 क्वेश्चंस इन योर एग्जाम, 2-3-4 सवाल गलत हो जाने से कुछ नहीं होता। शायद आप फर्स्ट पोजीशन लूज कर लोगे, लेकिन स्टिल आपके टॉप 3% में आने के चांसेस कहीं नहीं जा रहे। मसला कहाँ पे आता है? जहाँ पे आप दूसरा, तीसरा, चौथा गलत करने के बाद आप इस फियर में आ जाते हो कि नाउ आई एम डन। आपका दिमाग ये समझना शुरू हो जाता है कि अब तो हो ही नहीं सकता, एंड देन इट कोलैप्सेस। और आपको ऐसा फील होता है कि वो कॉन्सेप्ट जो कल तक आपको बहुत अच्छे आते थे, अब आपको वो भी समझ नहीं आ रहे। समटाइम्स बहुत आसान से सवाल आप उस पर अटक जाते हो और आप उससे आगे नहीं जा पाते। इसकी वजह सिर्फ ये है, आपने ऑल्टरनेट ऑप्शंस नहीं रखे हुए होते अपने पास। ऑल्टरनेट ऑप्शंस रखने का फ़ायदा क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने जस्ट एन एग्जाम्पल, मैंने MBBS करना है, लेकिन मैं साथ BDS का भी एग्जाम्पल रखता हूँ, मैं उसका ऑप्शन ओपन रखता हूँ, मैं साथ D.Pharm का ऑप्शन रखता हूँ, या साथ में शायद किसी बिजनेस स्कूल में एडमिशन लेना चाहता हूँ, या और जितने भी आपके पास अवेलेबल ऑप्शंस हैं, आपने अपने दिमाग में ये सोचा हुआ है कि इफ नॉट दिस देन दिस। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा हरगिज़ इसलिए नहीं है कि आप दूसरी चीज़ों को जहन में ला के इसके ऊपर से अपना फोकस हटा लो। फोकस आपने यहीं पे रखना है। These other options are going to help you in the final exam day, जहाँ पे पहला सवाल गलत होने के बाद अब आपको अपना फ्यूचर डार्क नज़र नहीं आएगा। दूसरा गलत होने के बाद आपको ये नहीं लगेगा कि अब आपका पूरा साल ज़ाया हो गया। आपके जहन में कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस, ये आपका जहन काम रहेगा। आपको ये सुकून तो होगा कि इफ़ नॉट दिस देन आई हैव अदर ऑप्शंस। इस पूरी सिचुएशन में आप कॉन्फिडेंट रहते हो, आपका दिमाग सही तरह से काम करता है, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द ब्रेन गेम। अगर आपने ब्रेन गेम को समझ लिया, अगर आपने इसको सुकून में रख लिया, इसको सीधा समझने के लिए रख लिया, देन आपका एग्जाम्स डे गोइंग टू बी रियली वेरी वेल एंड यूल परफॉर्म बेटर। सबसे आखिर में आता है आपका एग्जाम फियर। अच्छा, एग्जाम फियर और एग्जाम डे फियर ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। एग्जाम फियर आपका शुरू हो जाता है एग्जाम डे से बहुत पहले। आपने अक्सर नोट किया होगा कि आपको इतनी टेंशन रहने लगती है कि आप खाना पीना भूल जाते हो, आपकी खाने की रूटीन ख़राब हो जाती है, आपकी सोने की रूटीन ख़राब हो जाती है। आप इस कोशिश में कि आप हर वक्त पढ़ते रहो, बाकी तमाम एक्टिविटीज़ को निगलेक्ट कर देते हो। इसका नुकसान क्या होता है? आप जब खाना पीना छोड़ते हो या आपकी रूटीन डिस्टर्ब होती है, वो आपके स्टमक को डिस्टर्ब कर देती है, एंड विच इवेंचुअली रिजल्ट्स आपकी पूरी बॉडी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, बीमार हो जाते हो। द वर्स्ट केसेस आप बीमार हो जाते हो और मे बी आप एग्जाम डे पे अपीयर ही ना हो पाओ। दूसरा, अगर आप रेस्ट प्रॉपर नहीं करते, यानी एग्जाम फियर की वजह से आप प्रॉपर रेस्ट नहीं करते, आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेते, उसका नुकसान ये होता है कि आपकी स्लीपिंग हैबिट डिस्टर्ब होती है। अब आपको कहीं भी कभी भी नींद आना शुरू हो जाती है। हो सकता है आप वर्स्ट इज के एग्जाम डे के ऊपर जाके पेपर के बीच में सो रहे हो। ये आपका एग्जाम फियर है। एंड देन कम्स द एग्जाम डे फियर। एग्जाम डे फियर हम में से बहुत सारे लोगों के लिए हैंडल करना मुश्किल होता है। उसमें सारी चीज़ें एक साथ आ रही होती हैं। आपका ये सारा एग्जाम फियर कम्युलेटिव, प्लस आपको डर लग रहा होता है, पता नहीं किस तरह के सवाल कल आ जाएंगे, पता नहीं मेरी तैयारी अच्छी है या नहीं, पता नहीं बाकी लोगों ने मेरे से कितना अच्छा तैयार किया हुआ होगा। अब बाकियों को क्यों देख रहे हो? इट्स यू। आप अपने लिए सब कुछ करने जा रहे हो, बाकियों ने अपनी अपनी मेहनत करनी है। अगर आपने अपना पूरा 100% दिया है, देन डेफिनेटली आप टॉप 3% में आने वाले हो। लेकिन अगर आप इस पूरे फियर की वजह से अपना 100% डिलीवर ही नहीं कर पाओगे, तो फिर आप किस तरीके से ऊपर आओगे? सो एग्जाम फियर एंड एग्जाम डे फियर, ये दो चीज़ें हैं जो कि स्टूडेंट के मोस्टली एग्जाम डे फियर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है उनके फेलियर में। जो टेस्ट फेल कर देते हैं या वो लो मेरिट पे रह जाते हैं।